जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मोदी जी, जो 15 अगस्त को आपने लाल किले के प्राचीर से जीएसटी कम करने की घोषणा की थी और उसके बाद आप 21 सितंबर को अवतरित हुए और उसका आपने दोबारा उसकी घोषणा की और आपने कहा कि नवरात्र आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है और जनता से ये अपील की कि इसको बचत बचत उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करें। माननीय मोदी जी, ये बात आपने कही है और आपने कही है तो हम मान ही लेते हैं कि आपने बचपन में गरीबी देखी है। आपने बचपन में चाय बेची है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जिस रेलवे स्टेशन में आपने चाय देने बेचने की बात की है, जब आप अपने बचपन की बात करते हैं तो बड़नगर का स्टेशन वहां था ही नहीं। चलिए, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। आपने कहा तो मैंने मान लिया कि आपने बचपन में चाय बेची, लेकिन जो आपने ये अपील की है, मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञाता हूं, वरना आप तो देखिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस हैं। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो एंटायर तो किसी ने किया ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ा है, लेकिन आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो मैं आपकी विद्वता को अब मानना तो पड़ेगा ही। और इसलिए आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन अब जरा कृपा करके अगर आपने बचपन में गरीबी देखी है तो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। अपने बचपन के दिनों को अगर वो वास्तविकता में आपने गरीबी में काटे हैं, वरना लोग कह रहे हैं कि बचपन में आप अमेरिका चले गए थे 30-35 साल की उम्र में, 4-4 5-5 घर में बेटे थे और ये भी पता चला है कि बचपन की जो आपकी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, आप अच्छे खासे खाते पीते संपन्न परिवार के लग रहे हैं। ये भी पता चला है कि आप बड़नगर स्टेशन में नहीं बल्कि किसी कैंटीन के अंदर जो आपके पिताजी को ठेके में मिली थी उसके अंदर आप काम करते थे और अपने पिताजी की हेल्प करते थे। लेकिन चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो ये आपने 15 अगस्त को कहा, देश की जनता को पता चल गया, देश की जनता ने उसका विश्लेषण विवेचना कर ली और लोगों को पता चल गया कि उससे इन्हें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। और इसके बाद फिर आपने 21 सितंबर को इसको अनाउंस कर दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए भारत के 142 करोड़ लोगों में अगर आप श्रेणीबद्ध करें लोगों, तो एक मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े पूंजीपति हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां स्टैब्लिश की हैं, उसके लिए शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से पैसा उठाया है और ₹1 का शेयर उनका 1000 रुपए में हो गया, तो 1000 गुने उनके शेयर के प्राइसेस हो गए हैं। जो उनके शेयर धारक हैं, अगर वो बिल्कुल शुरू में आ गए थे तो उनका भी ₹1 का 1000 हो गया, लेकिन अगर किसी ने 900 का खरीदा है तो उसको ₹100 का फायदा है, किसी ने 1100 का खरीदा और 1000 का हो गया तो उसको नुकसान है। लेकिन ज्यादातर जो बड़े बड़े पूंजीपति आज की तारीख में हैं और आपके जो राष्ट्रीय सेठ हैं आजकल, जिनका नाम लेना भी अब बुरा माना जाता है, वो भी शेयर मार्केट में किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और किस प्रकार से उनकी संपत्ति बढ़ रही है, वो एक श्रेणी है। लेकिन मोदी जी, आपने जब आप सत्ता में आए और आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कॉर्पोरेट टैक्स कम करके इन कंपनियों को फायदा दे दिया। कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है, उसमें से जो टैक्स सरकार लेती है, अगर वो मान लीजिए जो टैक्स लगता है उस टैक्स में कटौती कर दी गई, तो एक तो प्रॉफिट कंपनी का होता है जो टैक्स लगने के पहले होता है और एक होता है जो टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट होता है। तो अगर टैक्स कम हो गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बराबर भी है और टैक्स अब कम कर दिया गया तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है। उनका प्रॉफिट बांटने के लिए और जो पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो उनको मदद करता है। तो पूंजीपतियों का तो फायदा महाराज आपने कर दिया। अच्छा, इसके बाद इनकम टैक्स में भी आप कहते हैं आपने बड़ी छूट दे दी है। भाई, जो आदमी पहले उसकी इनकम 10 लाख रुपए मान लीजिए टैक्सेबल थी और जो टैक्स देता था मान लीजिए उसमें 3 लाख का टैक्स देता था, अगर वो 2.5 लाख का टैक्स देता, जो 50,000 रुपए बचे वो इन्फ्लेशन में बढ़ गए, तो इसलिए उससे भी कोई फायदा नहीं होता। और ये जो जब जीएसटी आप लाए थे और इस जीएसटी जब आपने लागू किया था तो सभी लोगों ने कहा था, देश की जनता ने कहा था कि ये जीएसटी जो आप लगा रहे हैं और इतने हाई रेट्स पे लगा रहे हैं और कई सारे स्लैब्स में लगा रहे हैं, जबकि
मतलब तो ये था जीएसटी का कि वन नेशन वन टैक्स, तो यहाँ तो 5-5 6-6 आपने टैक्स की श्रृंखला बना दी थी। उसमें ना कंफ्यूजन पैदा कर दिया था कि समोसा अगर होटल में होगा तो ऐसा, घी में बनेगा तो ऐसा, डालडे में बनेगा तो ऐसा, और पॉपकॉर्न ऐसा जो नमकीन होगा, मतलब तरह तरह की आपने श्रेणियां बना के पूरे जो लोअर बिजनेसमैन क्लास थी उसको परेशान कर दिया था। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आपने कहा है कि इसको बजट उत्सव की तरह मनाया जाए, तो मैं सोच रहा था चलिए वो जो बड़ा वर्ग है जो आधा 1% का है, उसे तो चलिए कोई नुकसान नहीं हुआ कि उसने लाखों करोड़ों रुपए वैसे ही कमा लिए, दुबई में मकान खरीद लिए, बड़े बड़े शहरों के अंदर कोठियां खरीद ली, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो यहाँ अगर नुकसान होगा उनको उस देश में फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने तो किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला है नहीं। अब इसके बाद कौन सा ऐसा वर्ग है, जो वर्ग 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आप 5 किलो अनाज देते हैं और आप मानते हैं ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप मानते हैं नौकरी तो आपने इनको देनी नहीं, इनको कोई रोजगार तो आपको देना नहीं, इनको तो यह 5 किलो अनाज दे दो जिससे ये घर में बैठे रहें और आपको धन्यवाद कहते रहें, आपको वोट करते रहें और बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें। अब बचे बहुत थोड़े से लोग। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोग वो जो है मिडिल क्लास के हैं, और यही मिडिल क्लास ऐसी है जो कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यही मिडिल क्लास है जो परचेजिंग कर सकती है। बहुत अमीर आदमी भी परचेजिंग तो बहुत कम करता है, बल्कि वो विदेश में जाके पैसा खर्च करता है, डॉलर खर्च करता है, वो यहाँ तो पार्टियां ही नहीं मनाता, विदेश जाके मनाता है। तो विदेशियों को फायदा होता है, देशियों को, बल्कि जैसे आपके जय शाह साहब हैं वो दुबई में कोठी खरीदते हैं, अंबानी साहब भी दुबई में खरीदते हैं, लंदन में खरीदते हैं, वो हिंदुस्तान में कोई मुरादाबाद और फैजाबाद में तो खरीदते नहीं, तो वहां भी रहते भी नहीं है, तो वहां तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी रहता है। अच्छा, ये मिडिल क्लास जो है ये अब आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोअर क्लास से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते, हायर इनकम बहुत ज्यादा हाई इनकम ग्रुप से भी अपेक्षा नहीं कर सकते, मिडिल क्लास से आप अपेक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ये मिडिल क्लास में भी दो वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो बेसिकली 25-30 हजार रुपए महीना कमाता है, और एक वर्ग जो है वो 50,000 से ऊपर कमाता है, 1 लाख से ऊपर कमाता है। जो 25-30 हजार, क्योंकि आप जानते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा ऐसा भाग है जिसकी एवरेज सैलरी 20,000 रुपए महीना है, और ये बहुत बड़ा भाग है। ये करीब 70-75% लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए महीना है। अब 20,000 रुपए महीने में आदमी क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या मेडिकल फैसिलिटी कराएगा, क्या अपने जीवन स्तर को, वो एक कमरे में, छोटे से कमरे में किसी तरह से अपना जीवन काट रहा है, और ये आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने अच्छे दिन का वादा किया था, तो उसके अच्छे दिन शायद नहीं आए, लेकिन वो इसी को अच्छे दिन मान रहा है कि चलिए जीवन तो कट रहा है, कम से कम मरे तो नहीं, वरना तो लिंचिंग करके कुछ लोगों को मार दिया जाता है। अच्छा, जो अब दूसरा वर्ग बचा जो कि आज की तारीख में भी अच्छा खासा वर्ग है, और उस वर्ग की भी संख्या अच्छी है, जो कमाता है 50,000 रुपए से 2-2.5 लाख रुपए महीना। भाई अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ लिया है, प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे पदों पे है, वहां भी बड़ा अंतर है। लेकिन चलिए, वो जो वर्ग है वो है जिसके बारे में शायद आपने संदर्भ लिया है कि वो खरीदारी करे। आपने खरीदारी के लिए संभवतः इसलिए कहा है कि अगर वो खरीदारी करेगा तो जो इंडस्ट्री पूरी तरह से डाउन हो गई है, कारें, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, ये सब बिकने बंद हो गए हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो शायद खरीदने निकलेगा तो इंडस्ट्री में बूम आएगा, इंडस्ट्री में बूम आएगा तो शेयर मार्केट में बूम आएगा, और शेयर मार्केट में बूम आएगा तो आपके जो औद्योगिक मित्र हैं उनको फायदा होगा। शायद आपने इसलिए कहा। अब मोदी जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, ये वर्ग अगर, चलिए मान लीजिए इसी वर्ग की बात करते हैं। आप जानते हैं देश के अंदर अगर आपको पास पैसा है और आपके पास सरप्लस पैसा है, बचत करने योग्य पैसा है, देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि हैंड टू माउथ हैं, जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, कभी कोई बीमारी हाली के लिए रख लिया जाए, लेकिन वो भी बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं, लेकिन आप ही के काल में जब आप सत्ता में आए थे, हमारे देश की जो बचत लिमिट थी वो बहुत ज्यादा थी, लोग पैसा बचाते बहुत ज्यादा थे। आज के तारीख में वो बचत ही बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो बचत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपको ये भी पता है 2007-8 में जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी, उस समय भी हमारे देश के अंदर जो बचत की प्रवृत्ति है उसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था। जहां विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इसलिए बर्बाद नहीं हुई थी कि लोगों ने सेविंग करके पैसा बचाया हुआ था, और उस समय उन्हें मॉर्गेज करना या अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की स्थिति नहीं आई थी। और फिर एक थोड़ा सा हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि एक दूसरे की मदद करना, परिवार में लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं, इसलिए वो भी परेशानी नहीं आई थी। लेकिन वो बचत कम हो गई है, लोगों ने अपना गोल्ड जो है गिरवी रखना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपना प्रोविडेंट फंड जो है उससे
वो ले तो उसकी भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गोल्ड लोन की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका माने लोगों की बचत नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए जिन लोगों की बचत भी हो रही है मान लीजिए, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, अगर आपकी बचत हो, मान लीजिए आपके पास पैसा हो, और भारतवर्ष के अंदर आप जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। भाई विदेश में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बुढ़ापा आपका बहुत लंबा खिंच गया तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और आप इंश्योरेंस दे रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटी में बिल्कुल आपका पूरा इलाज निःशुल्क होगा और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी की कहानी है। प्रीमियम कितना है, आप जीएसटी लेते थे, चलिए अब आपने खत्म कर दिया, उसमें भी 28% जीएसटी लेते थे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लेगी, फिर उसमें कितना देगी, कितना रिजेक्ट कर देगी, कौन सा क्लेम लेगी, उसका बहुत बड़ा लफड़ा है। तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि कवर्ड नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस, उन्हीं में उनकी जान अटकी रहती है कि भगवान ना करे कल कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। अच्छा चलिए, मान लीजिए इसके बावजूद आदमी के पास पैसा बचा, मान लीजिए 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा पैसा है जिसको या तो वो बचत करे या खर्च करे। अच्छा, यही 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वो बैंक के एफडी में पैसा डालते हैं, और वो सोना और चांदी खरीदते हैं, और वो रियल एस्टेट खरीदते हैं। भाई मोटे तौर पे ये 4 ही ऐसे आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं जहां एक ये 10 करोड़ लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। अब आप देखिए, रियल एस्टेट के अंदर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं बल्क, भाई आज की तारीख में प्रॉपर्टी के दाम कितने ज्यादा हैं। छोटा छोटा फ्लैट जो है 1-1, 1.5 करोड़ का है, तो उसके लिए भी वो लोन लेता है, लोन में डिपेंडेंट हो जाता है, अपनी नौकरी पे डिपेंडेंट हो जाता है, नौकरी में हर तरह की परेशानी को झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी कल नौकरी छूट गई तो ईएमआई कैसे देगा, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयर की सारे अत्याचारों को झेलता रहता है। वही अब आप जब सत्ता में आए थे तो गोल्ड का रेट क्या था, और मोदी जी आज गोल्ड का रेट क्या है? कहाँ 25-30 हजार रुपए का गोल्ड था, आज 1 लाख रुपए का गोल्ड है। अच्छा ये भी आप समझिए, तो गोल्ड में छोटा मोटा आदमी तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता। अच्छा, उसमें भी अगर आपने ज्वेलरी खरीद ली, तो जब आप खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए की खरीदेंगे, और उसमें आप ऑर्नामेंट्स ये सोच के खरीदेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको बेच दूंगा। 15% का मार्केटिंग कमीशन, 2-4%, 5% हेरा फेरी, वो 20% वैसे ही काट लेगा। जब आप बेचने जाएंगे 20% फिर काटेगा। तो आपने लगाया था 1 लाख रुपए, मिलेगा 80 हजार रुपए, तो वो भी बेकार है। अगर हाँ आपने म्यूचुअल फंड गोल्ड में लगाया, ई गोल्ड में लगाया, वो भी बहुत कम लोग हैं जो लगाते हैं, तो ये सब कटौती पटौती नहीं होगी। और गोल्ड के, लेकिन गोल्ड के दाम अचानक इतनी तेजी से बढ़ना भी एक इंडिकेटर है। क्योंकि मैंने कल जो वीडियो डाली तो एक साहब ने मुझसे प्रश्न पूछा कि स्वामी साहब ये जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा एक वीडियो में, गोल्ड और सिल्वर के दाम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर के दाम इतनी तेजी से बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि लोगों को लग रहा है कि विश्व की आर्थिक स्थिति बदतर होने वाली है। जब विश्व की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, और जब विश्व की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो शेयर मार्केट गिरता है। और गोल्ड तेजी से बढ़ता है क्योंकि लोग अपने पैसे को सेफ हेवन की तरफ लगाना चाहते हैं। और सेफ हेवन में क्या माना जाता है? गोल्ड माना जाता है और डॉलर माना जाता है। इसीलिए डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, और गोल्ड इतना ज्यादा महंगा हो गया। तो मोदी जी लास्ट इलेक्शन में आपने ये कहा था कि कांग्रेस वाले सत्ता में आ गए तो मंगलसूत्र बेच देंगे। अब तो मंगलसूत्र की खरीदने की औकाती हमारे देश के 99% लोगों के पास नहीं रही है। 1 लाख रुपए तोले का सोना कोई क्या खरीदेगा, अपनी बेटी की शादी कोई क्या करेगा। इसके अलावा हमारे देश के अंदर 9 करोड़ डीमैट होल्डर्स हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप ये सोचिए, जब अटल जी सरकार में थे और प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पेंशन स्कीम को खत्म करके 2004 के बाद सरकारी नौकरी और उपक्रमों को ज्वाइन करने वालों के लिए यूपीएस लागू कर दिया था, और एनपीएस लागू हो गया। तो एनपीएस के अंदर अब उसको पेंशन तो मिलेगी नहीं, तो उसका जो भी बचत है और उसमें सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, और उसको आप एनपीएस यूपीएस में डाल देंगे, तो वो पैसा भी शेयर मार्केट में जाएगा, बॉन्ड में जाएगा, सरकारी बॉन्ड में जाएगा। तो इसका मतलब पेंशन तो उसको मिलेगी नहीं, उसका बुढ़ापा जो है इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि जो एनपीएस यूपीएस में उसने पैसा डाला है उसमें उसको रिटर्न क्या मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए किसी आदमी की थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उसके बाद ये बचे दो विकल्प, क्योंकि बाकी रियल एस्टेट और गोल्ड तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, या तो बैंक के एफडी में डालेगा या शेयर मार्केट में डालेगा। अगर एफडी में डालेगा तो आपके शासनकाल में इंटरेस्ट रेट भी आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब नॉर्मली रेट अगर आप 3 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो 6% मिलेगा,
अगर आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में हैं और 30% आपका टैक्स लग गया तो 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। इससे ज्यादा का इन्फ्लेशन है तो आपको कोई फायदा ही नहीं है बैंक में पैसा रखने के लिए। इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट आपने इतने ज्यादा कम कर दिए, लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाना पड़े। यूपीएस एनपीएस के माध्यम से आप लोगों ने बात कर दिया कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए। और जब पिछली बार 2024 का चुनाव हुआ था तो अमित शाह साहब ने कहा था कि पैसा लगा दो शेयर मार्केट में और मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और उसके बाद सितंबर 2024 में निफ्टी की स्थिति थी 27,500 की, वो आज 25,000 के आसपास पहुंच गया है। इसका माने 7-8% का एक साल में लोगों को नुकसान हो गया है। तो अगर बॉन्ड में, एफडी में पैसा नहीं लगा सकता और शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता तो बचत कहाँ करे। और ऐसा आदमी जिसकी सोशल सिक्योरिटी ना हो और बुढ़ापे का वो ना हो और नौकरियां कब चली जाएं उसका भरोसा ना हो, तो वो आदमी बाजार में जाके खरीदारी कैसे करे। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे देश के साथ कर रहे हैं, कहीं टैरिफ 50% का लगा रहे हैं, कहीं वो H1B वीजा की फीस जो है $1,00,000 की कर रहे हैं, तो उससे आईटी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में जो छटनी हो रही है और फैक्ट्रियां यूनिट बंद हो रही हैं, उनको हैवी लॉसेज हो रहे हैं, उनके लोग कैसे खरीदारी करेंगे जब उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं है। तो मोदी जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने बचत और बाजार में खरीद की बात तो कर दी, लेकिन आप ये बात किससे कर रहे हैं? या तो बड़े बड़े मित्रों से कहें कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, 1,000 2,000 करोड़ रुपए वहां मदद कर दें। आप पीएम केयर फंड की अपनी झोली खोल दें, ऑडिट करा लें, बता दें कि कितना पैसा उसमें पड़ा है और सारा का सारा उन प्रदेशों को दे दें। लेकिन उसके बजाय आप कहीं अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, कहीं गुजरात जा रहे हैं और वहां जाके योजनाओं परियोजनाओं का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब शेयर मार्केट में पिछले एक साल के अंदर 7-8% का लॉस हो गया, जहां प्रॉफिट होने की अपेक्षा से लोगों ने पैसा लगाया था, और पिछले 2 दिन के अंदर जब से ये अनाउंसमेंट आपने किया है कि जीएसटी के अंदर हम कटौती कर रहे हैं, पहले ही दिन मार्केट करीब आधा परसेंट, 0.25% गिर गया। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:30 बजे 23 तारीख को, तो भी आधा परसेंट, 0.25% गिर चुका है। तो इस प्रकार से जब गिरावट जारी है और जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था उनका रोज पैसा कम होते हुए दिख रहा है, तो वो मार्केट में परचेजिंग कैसे करें और बचत कैसे करें। एफडी में जिन्होंने पैसा लगाया था उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो अब आपने केवल रियल एस्टेट और गोल्ड में जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े पूंजीपति जो हजारों करोड़ों की संपत्ति खरीद रहे हैं, जिनको आप ₹1 में 1,000 एकड़ जमीन बिहार के अंदर दिलवा देते हैं, उनको तो फायदा होगा। वो तो बचत भी कर सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं। लेकिन बाकी देश के 99.5% लोग क्या करें? मोदी जी, आप कह तो दिया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपके भक्त लोग आपको बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। सम्मान तो मुझे भी करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। लेकिन आज के तारीख में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग बचत कैसे करें और खरीदारी कैसे करें, जबकि उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। तो मोदी जी, अगर आपके किसी समर्थक को मेरी ये वीडियो पसंद आए या न भी पसंद आए, तो मेरे प्रश्नों का जवाब अगर वो देगी तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं एक बहुत साधारण सा शिक्षक हूँ और मैं हमेशा कोशिश करूंगा और करता हूं कि मेरा ज्ञानवर्धन हो, कोई भी कराए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।